Namaskar. Welcome to the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. Students, this is the continuation of the examination series. Today we will do a question that comes in your board exam, that is comprehension and Précis writing. इस जो परीक्षा श्रृंखला है उसको जारी रखते हुए आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, जो कॉम्प्रिहेंशन होता है और Précis राइटिंग होता है. तो टुडे आई विल डिस्कस एंड in elaborately I will tell you about how to score marks in this question and how to attempt these two questions. इसमें क्या ट्रिक है, किस तरह से हम एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, किस तरह से क्या रूल्स है कॉम्प्रिहेंशन और Précis राइटिंग को अटेम्प्ट करने का, ये मैं आपको डिटेल में आज बताऊंगी. तो चलिए हम शुरू करते हैं. और पहले जैसा मैंने बताया है कि आपका आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी स्ट्रीम का क्वेश्चंस लगभग एक ही होता है, तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है कि मैं कौन सा बता रही हैं, आर्ट्स का कि साइंस का. ऐसा नहीं, इंग्लिश है तो इंग्लिश है. तो वी विल स्टार्ट विद द टुडेज़ क्लास. तो आज हम लोग देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन का. कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज आता है जो पहले आपने कभी पढ़ा नहीं होता है, वो पैसेज आता है और उसको हमको पढ़ना होता है और फिर कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड उसको हमको आंसर करना होता है. इसके लिए कौन सा ट्रिक है? बच्चे अक्सर क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी पढ़ के और फिर आंसर अटेम्प्ट करना चाहते हैं. तो हम लोग देखते हैं कि इसको हम आसान और बिल्कुल ही मार्क स्कोरिंग कैसे बनाया जा सकता है. तो सबसे पहले टू आंसर अ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, first read the questions to understand what to look for and then skim the passage for the main idea. अक्सर आप क्या करते होंगे, पहले आप जो पैसेज है उसको पढ़ते हैं और फिर आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं. वैसे नहीं करिए, उसके बदले आप उसको उल्टा से शुरू करिए. आप पहले क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए कि क्वेश्चंस क्या है, और जब आप क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेंगे और जब दोबारा और फिर पढ़ने में भी दो तरीके से आप पढ़िए. उसके बाद थोड़ा सा स्किमिंग करिए. स्किमिंग करना मतलब एक सरसरी निगाह पूरे जो पैराग्राफ है उस पर आप डालिए, और क्वेश्चंस चूँकि आप पहले से पढ़े हुए हैं तो आपको लगेगा कि सिमिलर कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ वर्ड्स जो है वो मिल रहा है, मैच कर रहा है क्वेश्चन से, तो आप वहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं. और उसके बाद फिर आप जो मेन जो आइडिया है जो पैसेज का वो आप दोबारा में पढ़ सकते हैं. तो स्किमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. स्किमिंग का मतलब है बिल्कुल ऊपरी सुपरफिशियल एकदम सतह से उसको पढ़ना. तो आप एक सरसरी निगाह से पढ़ेंगे, क्वेश्चन तो आप पहले ही देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं. उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज जो है होता है स्कैनिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं केयरफुली रीडिंग. तो पहले हम लोग स्किम कर चुके हैं. नेक्स्ट रीड द पैसेज मोर केयरफुली. इसका वर्ड एक टेक्निकल वर्ड है इंग्लिश में, स्कैनिंग. जैसे जिस तरह मशीन हमारे बॉडी को स्कैन करती है और किसी बीमारी का पता लगाती है, खोजबीन करती है कि कुछ परेशानी तो नहीं है, उसी तरह से आपको भी बिल्कुल स्कैन करना है. जो पैसेज है उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है. तो रीड द पैसेज मोर केयरफुली, आइडेंटिफाइंग कीवर्ड्स रिलेटेड टू द क्वेश्चंस एंड अंडरलाइनिंग देम. तो जो क्वेश्चन जो है उसमें आप पहले क्वेश्चन को देख चुके हैं, उससे जो रिलेटेड वहाँ पे आपको दिखेगा कि कुछ वर्ड्स मैच कर रहे हैं, यानी वो क्वेश्चन में पूछा गया, यानी मेरा आंसर जो है यहाँ से ही निकलेगा, तो आप उसको वहाँ अंडरलाइन करते जाइए. स्कैन करिए, यानी कि ध्यानपूर्वक पढ़िए, केयरफुली पढ़िए, एंड देन अंडरलाइन द मेन कीवर्ड्स विच यू हैव फाउंड इन द क्वेश्चंस टू. अब लास्ट में क्या होगा, फाइनली आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग योर ओन वर्ड्स. और अब आप आराम से जो क्वेश्चन है उसको देख के और आंसर आप दे सकते हैं अपने वर्ड्स में. लेकिन कुछ सपोर्ट आपको वहाँ से पैसेज से लेना पड़ेगा. तो बट स्टिल प्रोवाइडिंग एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर सपोर्ट. कुछ सपोर्ट लेने के लिए टेक्स्ट का जो है कुछ सेंटेंसेस है या वर्ड्स है जो आपको लेना पड़ सकता है. ऐसा कभी कभी होता है कि कभी कुछ बहुत ही टफ आ गया, समझ नहीं आ रहा है, अब हम क्या करें, तो उसको आप दोबारा पढ़िए और आप कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं, कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो टेक्स्ट से थोड़ा पार्शियली आप उसको ले सकते हैं और आंसर में अपने शामिल कर सकते हैं. इस तरह से आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी अपने जो आपका जो ये कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चंस है उसको अटेम्प्ट करने के लिए. और मार्क्स होता है वो एक एक नंबर का होता है, तो आप बहुत अधिक से अधिक उसको 10 से 15 वर्ड्स में, 1.5 से 2 लाइन में आप लिख सकते हैं. बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है.
तो इसके लिए आपको बिल्कुल ही आसान तरीका है कि पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस देखिए, फिर सरसरी निगाह डालिए अपने उस पैसेज पे और फिर से आप क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए उसको बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िए, बस आंसर खुद ब खुद निकल आएगा। अब है कि हाउ टू आंसर कॉम्प्रिहेंशन, किस तरह से हम कॉम्प्रिहेंशन को आंसर करेंगे। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, फिर ग्लैंस द क्वेश्चंस एंड पैसेज, ग्लैंस करना जिसे मैंने स्किमिंग बताया, तो स्किम कर लेंगे उसको हम लोग, मेन आइडियाज़ निकाल लेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, हाईलाइटेड जो हाईलाइट इसलिए करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में वो वर्ड्स मुझे मिला है और मुझे पता है कि मेरा आंसर जो है वो यहीं इसी के इर्द गिर्द छिपा हुआ है, जो ये वर्ड है इसी के आसपास मेरा जो आंसर है रिलेटेड विद द क्वेश्चन वो यहीं पे आसपास मुझे मिलेगा, इसलिए हम अंडरलाइन करते हैं ताकि जब हम उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर हड़बड़ी में मुझे दोबारा से पूरा पैसेज को ना पढ़ना पड़े और कुछ छूट ना जाए। जो मेन पॉइंट्स है, जो आंसर में जो लिखना है मुझे, मैं टू द पॉइंट आंसर कर सकूं, इसके लिए अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्किमिंग, फर्स्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन, देन स्किमिंग, अगेन रीडिंग द पैसेज और स्कैनिंग द पैसेज एंड देन आंसरिंग. These are 3 or 4 steps by which you can answer the comprehension पैसेज वेरी केयरफुली। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल हड़बड़ा जाते हैं और बिना पढ़े ही बस वर्ड को मिलाने लगते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और वर्ड मिलाते हैं, कुछ भी उतार देते हैं। तो पैसेज से लाइंस को उतारने की कोशिश ना करें, क्योंकि सेम टू सेम अगर उतारिएगा तो वो नकल किया हुआ लगेगा कि यू हैव कॉपीड, तो उसमें मार्क्स नहीं मिलने की संभावना भी हो सकती है। तो क्लियर, ये इससे बेहतर ये होता है कि आप उसको अपने वर्ड्स में आंसर करें। अगला है कि अंडरलाइनिंग कीवर्ड्स हेल्प्स यू, आपको हेल्प करता है कि आपका आंसर किस जगह पे है, कहाँ है, किस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिलेगा। तो जो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है और वोकैबुलरी पे ध्यान देना है। वोकैबुलरी आप यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट का, मतलब जो पैसेज है उसका, अगर सिमिलर आपको वर्ड्स याद है उसके बदले तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है कि जो एग्ज़ामिनर है उसको लगता है कि हाँ बच्चा जो है वो इसका वोकैबुलरी अच्छा है, ये आंसर करना चाह रहा है और ये चीज़ को समझ चुका है, इसलिए अपने वर्ड्स में इसको लिख रहा है और क्या कहना चाह रहा है। कॉम्प्रिहेंशन में जो पैसेज है वो क्या कहना चाह रहा है, यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड दैट, समझना पड़ता है उसका टोन, किस मकसद से, किस तरीके से और किस लिए लिखा हुआ है, ये आपको समझना पड़ता है। और जो मेन वर्ड्स है, जैसे ट्रिगर वर्ड्स, सपोज़ किसी भी टॉपिक पे है तो वो उस वर्ड को पकड़ लीजिए अगर आप, तो फिर आपको समझ में आ जाएगी कि इस कॉम्प्रिहेंशन के पीछे, इस पैसेज के पीछे क्या अंडरलाइंग इसका नोट है, और तब आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, तब आप आराम से अपना आंसर दे सकते हैं। और इसमें फिर आपको, पहले बच्चे क्या होते हैं ना कि देख के ये कोई भी अनसीन पैसेज को डर जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग एकदम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ कैसे मुझे आंसर करना है, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा ट्रिक मैंने बताया आज कि पहले क्वेश्चंस को देखना होता है और तब आंसर को ढूंढते हैं हम लोग उसमें। अगर पहले आप पूरा पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक, फिर क्वेश्चन देखिए, तो दोबारा तो आपको फिर से देखना ही पड़ेगा कि ये आंसर कहाँ मिलेगा। तो ये ट्रिक इसका है, सबसे बड़ा ट्रिक, कि पहले क्वेश्चंस को देख लीजिए, फिर आप जो पैसेज है उसको देखिए और तब अपना आंसर अटेम्प्ट करिए। तो इस तरह से ये कॉम्प्रिहेंशन है बहुत इजी हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं। एक और नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो भी आता है, वो प्रेसी राइटिंग, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आप अटेम्प्ट करके अपना 4 मार्क्स तो बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो अगला जो टॉपिक है, इसमें जैसे मैंने कहा कि जब आपका क्वेश्चन एक होता है जो बोर्ड पेपर में होता है, उसमें आइदर यू हैव टू अटेम्प्ट द अनसीन पैसेज, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, और यू हैव टू डू द प्रेसी राइटिंग। तो प्रेसी राइटिंग बच्चे अक्सर डर जाते हैं इसके नाम से, उन्हें लगता है ये कैसे होगा, ये क्या होगा। तो जिस तरह से कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया होगा अभी आपने इस क्लास में जब आपने सुना, तो कि उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ डरने वाला है ही नहीं। बस उसका ट्रिक यही है कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप पढ़िए उसको और फिर आंसर करिए, और बिल्कुल 4 नंबर आपका बिल्कुल ही एकदम रखा हुआ है। उसी तरह से ये प्रेसी राइटिंग भी होता है। प्रेसी राइटिंग में भी आपको बिल्कुल ही एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप पहले, ये भी कोई अनसीन पैसेज ही होता है,
प्रेसी होता क्या है, ऐसे हम लोग देख लेते हैं। प्रेसी इज़ अ कॉन्साइज समरी ऑफ द मेन पॉइंट्स, फैक्ट्स एंड एसेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ लॉन्गर टेक्स्ट written in your own words while maintaining the original tone, structure and logic. प्रेसी राइटिंग क्या है? एक कोई भी आपको अगर टॉपिक मिला है, कोई भी आपको अगर एक पैराग्राफ है, तो बहुत अगर बड़ा है तो आपको उसको कॉन्साइज बनाना है, उसको छोटा बनाना है, कॉम्पैक्ट कर देना है, बिल्कुल छोटा। तो इसका रूल है कि ये 1/3 होता है। मान लीजिए कि अगर 150 वर्ड्स का कोई पैराग्राफ है तो आपको उसका 1/3 कर देना है, बिल्कुल 50 वर्ड में एकदम उसको छोटा करके आपको लिखना है। और ये आपके अपने वर्ड्स में होता है, ओन वर्ड्स में। तो इसको आपको उसका ओरिजिनल जो है, जो मैटर है वो मेंटेन रहेगा, बिल्कुल चेंज नहीं होता है, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन वो आपके अपने वर्ड्स में रहेगा। वो अगर आप उसको कॉपी करने लगे तो फिर 1/3 तो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं एक कॉन्साइज, एकदम कॉन्साइज बनाना, एक समरी बनाना किसी भी चीज़ का, तो इसको बोलते हैं प्रेसी राइटिंग। बच्चे अक्सर इस चीज़ को छोड़ देते हैं, नहीं अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा, लेकिन ये बिल्कुल इसका भी ट्रिक है जो मैं आपको आगे अभी बताने वाली हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि अभी आप जिस तरह कॉम्प्रिहेंशन से आप घबराएंगे नहीं, उसी तरह से आगे के जो क्लास है उसमें अभी सुन के आप प्रेसी से भी नहीं घबराएंगे और इसको भी आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो रूल्स क्या है? कुछ रूल्स है प्रेसी राइटिंग का जो कि हम लोग देखेंगे, और इसको भी आप हो सके तो अपनी नोटबुक में अभी नोट करते जाइए कि प्रेसी राइटिंग का रूल्स क्या है। तो रूल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग इंक्लूड कीपिंग द समरी टू 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। जो ओरिजिनल पैसेज हम लोग देख रहे हैं, ओरिजिनल पैसेज जितना है उसका 1/3 बना देना है, उसको छोटा कर देना है। जैसे बहुत लंबा है उसको, और उसको एकदम दबा के, एकदम कम हटा के, छांट के वर्ड्स को निकाल के और उसको छोटा कर देना है। ओरिजिनल पैसेज से एकदम 1/3 हो जाना चाहिए लगभग। और राइटिंग इन द थर्ड पर्सन, और एक और है रूल इसका, क्या है कि इसको हम थर्ड पर्सन में लिखेंगे, मतलब मैं और तुम नहीं, वो उस तरह से थर्ड, जैसे हम लोग करते हैं ना थर्ड पर्सन में, वो थर्ड पर्सन में रहेगा, पास्ट टेंस में रहेगा, और क्या रहेगा, एंड ओमिटिंग पर्सनल ओपिनियंस। सबसे पहला है कि हम जब पढ़ रहे हैं तो हम अगर कोई टॉपिक, कोई भी पैराग्राफ है, तो वो अगर कहीं से उतारा हुआ है तो उसमें कुछ कोट्स भी हो सकते हैं, तो वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा, उसको मतलब हटाना पड़ेगा, कोट्स नहीं रहेंगे उसमें। कोई ओपिनियन अगर मुझे लग रहा है कि मेरे ओपिनियन से मैच नहीं खा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपना ओपिनियन डालूँ उसमें, नहीं, वो जैसा है वैसे ही मुझे वहाँ उतारना है, और उसको अपने ओपिनियन को देने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पर्सन में रहेगा, पास्ट टेंस रहेगा, और अननेसेसरी डिटेल्स, बहुत कभी कभी क्या होता है, राइटर्स जब लिखते हैं तो इलेबोरेटली भी लिखते हैं, डिटेल में लिखते हैं, तो जहाँ हमें लगे कि इस डिटेल को हम अगर हटा भी देते हैं तो जो मेन जो थीम है या मेन जो मैसेज है पैसेज का, वो गड़बड़ नहीं होगा। तो वो हम अगर उसके हटाने से गड़बड़ नहीं हो रहा है तो हम उस डिटेल को हटा सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, और जो पैसेज है उसको हम छोटा कर सकते हैं। राइटिंग इन द थर्ड पर्सन एंड पास्ट टेंस एंड ओमिटिंग पर्सनल डिटेल्स तो हमें डालना ही नहीं है। तो और अननेसेसरी डिटेल जिसके बगैर भी काम चल सकता है, जिसके बगैर वो जो मेन आइडिया है वो नहीं डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसे हम हटा सकते हैं। एंड डायरेक्ट कोट्स, और डायरेक्ट कोट जो होता है कि एकदम अगर कोटेशन में होता है, डायरेक्ट स्पीच में होता है, उसे हमें हटा देना है। उसे हम अगर मेंशन करना भी है तो थर्ड पर्सन में, ऐसे ही सेड दैट, या ही वांटेड दिस, ही विश्ड फॉर, ऐसे जो भी है उस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट कोट्स को भी हम लोग को हटा देना है। और प्रेसी इस तरह से क्या होगा ना कि वो शॉर्ट तो अपने आप हो जाएगा, और अ प्रेसी शुड बी क्लियर, कॉन्साइज, एक्यूरेट एंड कोहेरेंट, प्रेजेंटिंग ऑल एसेंशियल इंफॉर्मेशन इन अ लॉजिकल फ्लो। प्रेसी राइटिंग में क्या है, हमें ध्यान इस चीज़ का रखना है कि छोटा करना है, लेकिन हम जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए,
कॉन्साइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए और बिल्कुल सही होना चाहिए। क्योंकि मेरा काम क्या है, मेरा काम जो मुझे मिला है पैसेज, जो मेरे सामने पैसेज है उसको बिल्कुल छोटा करना है। मुझे अपने तरफ से कुछ भी नहीं डालना है, कोई ओपिनियन, कोई अपना मत नहीं, अपना जो भी मेरा थिंकिंग है, थॉट है, ओपिनियन है, उसको उसमें इम्बाइब नहीं करना है और बिल्कुल एक्यूरेट रहना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए और सारा इन्फॉर्मेशन जो भी है वो उसमें शामिल होना चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन जो प्रीवियस पैसेज में है, मेन पैसेज में है, ऐसा ना हो कि हम उसको प्रिसाइज करने के चक्कर में, छोटा करने के चक्कर में, कॉन्साइज बनाने के चक्कर में हम उसको डिलीट कर दें। मैसेज, वो चीज़ जो है, मेन थीम जो है, मेन मैसेज जो है वो पहुँचे ही ना मेरे राइटिंग के द्वारा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ही सही सटीक होना चाहिए लेकिन छोटा होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि जब हम लोग लिखते हैं और थर्ड पर्सन में होता है या फिर अपने ही घर में हम लोग देख लें कि अगर कोई घटना हुआ है और घर में हम आके बताते हैं उसको, तो हम क्या करते हैं, पास्ट टेंस ऑलरेडी हो जाता है कि हाँ वहाँ ऐसे हुआ था, उसने ऐसे कहा था, और थर्ड पर्सन में हो जाता है। मैंने अगर मेरे दोस्त के साथ मैंने बाहर पार्क में या फिर या कहीं गई हूँ मैं, और वहाँ कुछ अगर मेरे दोस्त के से और मेरा कुछ बातचीत हुआ है और अगर हम अपनी मम्मी को आके बताते हैं तो कैसे होता है, आप तो उसको शॉर्ट में ही बताते हैं ना। बस वही चीज़ यहाँ भी है, शॉर्ट में बताते हैं कि हाँ मेरी फ्रेंड ने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, तो मैं ये बोली, मैं वो बोली, तो ऐसे करके हम करते हैं। तो यही यहाँ भी है, प्रेसी राइटिंग में क्या है, आपका थर्ड पर्सन में होगा तो वो अपने आप छोटा हो ही जाता है, लाइन टू लाइन आपको बताना नहीं है। तो ये इस तरह से लॉजिकल जो उसका फ्लो है वो मेंटेन्ड होता है और आपका जो मेन आइडिया है वो भी बरकरार रहता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि प्रेसी राइटिंग में हमें ध्यान देने चाहिए, डूज़ ऑफ प्रेसी राइटिंग। हम लोग फिर डोंट्स भी देखेंगे, डूज़ एंड डोंट्स ऑफ प्रेसी राइटिंग। तो पहला क्या है, रीड द पैसेज केयरफुली। पहले हमें पैसेज को बहुत ही ध्यान, यहाँ पे बिल्कुल स्कैन करते हुए देखना है। जैसा मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में कि हमें पहले स्किम करना है लेकिन बाद में स्कैनिंग करना है। तो यहाँ स्कैनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यानपूर्वक उसको पढ़ना है। रीड द पैसेज केयरफुली, अंडरस्टैंड द मेन आइडिया एंड ऑल इम्पॉर्टेंट डिटेल्स बिफोर राइटिंग। सभी चीज़ों को ध्यान से समझिए कि वो कहना क्या चाहता है, वो क्या बताना चाह रहा है, बिल्कुल डिटेल में सभी चीज़ को पहले पढ़िए और फिर समझिए। हो सके तो कुछ मेन पॉइंट्स को आप जॉट डाउन भी करिए अपने, थोड़ा सा जो अगर कहीं लिखने पीछे वाले पेजेस में रफ में लिखना चाहते हैं तो कि हाँ ये पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स उसका है, ताकि जब हम फाइनल प्रेसी लिख रहे हैं तो हमें दिक्कत ना हो। तो पहले केयरफुली पढ़ना है, फिर आइडेंटिफाई द कोर थीम, जो उसका मेन कोर में जो महत्वपूर्ण जो उसका थीम है, जो वो बताना चाह रहा है पैसेज, उसको हम लोग को पहचानना होगा, उसे हमें समझना होगा। तो डिटरमाइन द सेंट्रल मैसेज ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। टेक्स्ट पूरा है ठीक है, लेकिन ये बताना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है, इसको आइडेंटिफाई करिए और फिर उसी को लेते हुए उस जो पैसेज है उसको अपने वर्ड्स में लिखिए। तो आपको ये चीज़, दो चीज़ों का पहले ध्यान रखना है। पहले क्या करना है, पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और फिर जो थीम है उसको आइडेंटिफाई करना है और यूज़ योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों का प्रयोग करना है। आपके शब्द जो हैं, इसीलिए कहा जाता, हमेशा हम लोग क्लास में कहते हैं कि अपनी वोकैबुलरी पे ध्यान देना होता है आपको, कि आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो आप यूज़ करें फ्रीक्वेंट, आपके क्लास में, आपके बुक में जो है उसको आप ध्यान से मतलब याद करके रखें और उसे अपने राइटिंग्स में प्रयोग जहाँ संभव हो, यथासंभव उसको यूज़ करें, जिससे कि आपका राइटिंग जो है वो इम्प्रेसिव हो। तो अपने वर्ड्स का में यूज़ करें, कॉपी करना अवॉइड करें। कॉपिंग जो है वो एकदम पैसेज से लेके उतार के आंसर लिख दिए, बच्चे ऐसे करते हैं, उसमें मार्क्स नहीं मिलता है। तो मार्क्स लगता है कि बच्चे को समझ नहीं आया है, वो ही हैज़ जस्ट कॉपीड डाउन वट एवर ही हैज़ सीन इन द पैसेज, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड और ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वट एवर। तो इसलिए कॉपी करने से अवॉइड करिए सेंटेंसेस को डायरेक्टली। कभी कभी कुछ ऐसा टर्म्स होता है जो एसेंशियल टर्म है, जिसको अगर हम हटा देंगे तो उसका थीम हो सकता है कि अंडरस्टूड नहीं होगा, तो वहाँ आप उस वर्ड्स को यूज़ करिए। टेक्निकल फ्रेजेस होता है कभी कभी, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाकी अपने वर्ड्स में जहाँ तक संभव हो सके अपने शब्दों में आंसर दीजिए।
तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो 3 चीज़ों को ध्यान रखना है कि क्या क्या करना है। तो अभी तो पैसेज को केयरफुली पढ़ना, आइडेंटिफाइंग द थीम एंड देन यूज़ ऑफ ओन वर्ड्स। और भी कुछ आगे हम लोग देखते हैं फिर। स्टे कॉन्साइज, एकदम शॉर्ट, आपको पता ही है कि 1/3 में लिखना है, बिल्कुल एलैबोरेट नहीं करना है, जो है बस मुझे बिल्कुल शॉर्ट में चाहिए। तो एम फॉर अ लेंथ ऑफ अबाउट 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। तो अगर आप संभव हो या फिर करना ही है कि आप वर्ड्स को काउंट भी कर सकते हैं जो पैसेज का है, और जब आप लिखते हैं तो अपना वर्ड लिमिट भी उसी के अनुसार उसका 1/3 रखने की कोशिश करें। मेंटेन अ लॉजिकल ऑर्डर, ensure the ideas in the summary are connected and follow a clear sequence। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो आइडियाज़ हैं जो उसमें जो समरी में है, जो मेन थीम है, आइडिया है, वो बरकरार रहे, उससे आप डिरेल ना हो, उससे आप अलग हट के अपना ओपिनियन और अपना आइडियाज़ ना लगाने लगे उस जो पैसेज है जो आप लिख रहे हैं प्रेसी उसमें, और क्लियर बिल्कुल रहे कि हाँ आप क्या बताना चाह रहे हैं और पैसेज में वही चीज़ है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल अलग हो जाए, आपका जो राइटिंग है वो कनेक्टेड होना चाहिए, दोनों में कनेक्शन होना चाहिए। फर्दर वी विल सी what other things we have to do। You have to be objective, to the point, you have to be to the point, do not include your personal opinion, ये पहले भी मेंशन हो चुका है। और you have to use simple language, your language should be clear, simple, avoid jargon and complex sentences। आपको क्या मतलब है कि कोई टेक्निकल वर्ड, आपको अगर कोई टॉपिक ऐसा है कि आपको उसके बारे में और ज़्यादा पता है, तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पता है तो मैं और ज़्यादा उसमें लिख दूँ, नहीं, बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट लैंग्वेज हो अगर आपका, तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा और आपके लिए आसान भी होगा। यूज़ द थर्ड पर्सन पास्ट टेंस, ये इसका रूल है, जैसा मैंने बताया कि जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें आप थर्ड पर्सन यूज़ करेंगे और पास्ट टेंस तो यूज़ होगा ही। राइट अबाउट द ओरिजिनल टेक्स्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट, ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट रहेगा तो आपका अपने आप वो शॉर्ट में हो जाएगा, और थर्ड पर्सन में तो हम करेंगे ही। और गिव इट अ टाइटल, एक टाइटल बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे अक्सर बच्चों को पता है, जो अटेम्प्ट करते भी हैं वो क्या करते हैं, बस उसको कुछ लाइंस को हटा देते हैं वहाँ से और फिर उसको जस्ट एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं और टॉपिक का तो सोचते भी नहीं है। तो मार्क्स 1 नंबर, आप सोचिए कि अगर आप टॉपिक डाल रहे हैं तो 1 नंबर आपको उसमें भी मिलता है। तो एक टाइटल देना मस्ट होता है। तो अगर इसीलिए पहले अभी मैंने कहा कि आपको उसको थीम उसका देखना है। जब थीम आप पकड़ लीजिएगा तो उसको आप टॉपिक के रूप में डाल सकते हैं, जिससे आपका जो राइटिंग है वो और इम्प्रेसिव हो जाए। राइटिंग सेक्शंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए कुछ टिप्स की ज़रूरत होती है, फिर आप कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं, और राइटिंग सेक्शन के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अपने क्लासेस में। तो यहाँ पे और हम लोग ऐड कर लिए कि एक टाइटल देना मस्ट है, टाइटल ज़रूर अपने प्रेसी को दीजिए। और अब देखते हैं कि कुछ डोंट्स जो है वो क्या क्या हैं। तो हियर आर सम डोंट्स कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, डोंट्स ऑफ प्रेसी राइटिंग। सबसे पहला है कि डोंट इंक्लूड पर्सनल ओपिनियंस, स्टिक स्ट्रिक्टली टू द इंफॉर्मेशन इन द ओरिजिनल टेक्स्ट। कभी भी जो अपना आपका पर्सनल ओपिनियन है, जैसे आपको अगर किसी टॉपिक के बारे में जो आपको मिल गया है, जो आपको पैसेज मिला है, पैराग्राफ जो आपके सामने है, उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता है, तो आपको बेचैन आप लगेगा कि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये भी ऐड करना चाहिए, मुझे नहीं, देयर इज़ नो नीड टू ऐड एनीथिंग एल्स, नो नीड टू ऐड एनी एक्स्ट्रा ओपिनियन और एक्स्ट्रा स्टेटमेंट इन दैट राइटिंग। स्टिक टू व्हाट इज़ गिवन, जो भी दिया हुआ है आपको वही लिखना है, उसको ही शॉर्ट करना है, इन्फॉर्मेशन अपना अलग से कुछ नहीं डालना है। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको बरकरार रखना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है, और एक कॉन्साइज और कॉम्पैक्ट पैराग्राफ बनाना है। डोंट ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसा मैंने बार बार मैं कह रही हूँ कि कुछ भी डिटेल्स इंक्लूड नहीं करना है जो पैसेज से हट के हो और आपको पढ़ने वाले को लगे कि आप डिरेल हो रहे हैं, अलग जा रहे हैं बिल्कुल उस चीज़ से। तो आपको यू हैव टू स्टिक स्ट्रिक्टली, और कोई इन्फॉर्मेशन अपना नहीं डालना है, कॉन्साइज बनाना है। प्रेसी राइटिंग इज़, देन यू विल सी दैट द प्रेसी राइटिंग इज़ एज सिंपल एज यू, मतलब यू मस्ट नॉट हैव इमेजिन्ड कि वो कितना सिंपल हो सकता है। तो
इस कुछ बातों को जो डूज़ एंड डोंट्स है इसको आप ध्यान में रखिए, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब आप लिखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे सिंपल तो कुछ है ही नहीं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक नंबर जो है वो आप टॉपिक अगर डाल देते हैं तो एक नंबर बिल्कुल आपको मिल जाएगा, और बाकी तो आप इतना सारा मैंने बताया तो इससे तो आप बिल्कुल 4 में 4 आप आराम से ला सकते हैं। तो मैंने देखा है कि बच्चे जो अक्सर हैं इसमें या तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है या प्रेसी राइटिंग, दोनों में से एक को अटेम्प्ट करना होता है, और बच्चे चाहते हैं कि ये दोनों ही वो घबराते हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इस क्लास के बाद आप चाहेंगे कि आप दोनों अटेम्प्ट कर दें। तो कुछ जो टिप्स था मैंने बताया, इसको ध्यान में रखिए। तो मैं दावा करती हूँ कि आपको बिल्कुल ही घबराहट नहीं होगी। यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट वाइल अटेम्प्टिंग दीज 2 क्वेश्चंस, एंड कॉम्प्रिहेंशन को भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और प्रेसी राइटिंग तो बहुत सिंपल है ही। आगे और देखते हैं व्हाट आर द डोंट्स ऑफ प्रेसी राइटिंग। डोंट यूज़ डायरेक्ट कोड्स। जैसा मैंने बताया, कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो लोगों ने कहा है या उनके स्पीचेस हैं उसको डायरेक्टली कोटेड होता है, तो हमें क्या करना है, उसको थर्ड पर्सन में लाना है, उसको डायरेक्टली कोट नहीं करना है, और बिल्कुल हमें वो ओमिट कर देना है जो कोटेशंस है उसको। तो फिर हम लोग जब बात करेंगे, जैसे हम लोग कैसे रिपोर्टेड स्पीच का को अटेम्प्ट करते हैं, आप लोग क्वेश्चन बनाते हैं उसका, तो उसी तरह से आपको डायरेक्ट कोट्स को हटा के थर्ड पर्सन में उसको लिखना है। पैराफ्रेज द कंटेंट इंस्टेड एंड डोंट ओमिट की डिटेल्स। अप्रेसी मस्ट बी complete and contain all necessary information। आपको जो मेन डिटेल है, मेन थीम है, मेन की वर्ड्स है, उसको ओमिट नहीं करना है, क्योंकि उसको ओमिट करेंगे तो वो डिटेल्स जो मेन थीम है उससे जो रीडर है उसको, आपके प्रेसी को पढ़ के समझ नहीं आएगा, कनेक्शन गायब हो जाएगा। तो हमें जो की वर्ड्स है उसे ओमिट नहीं करना है, बिल्कुल ही उसको मेंटेन रखते हुए और सारा इन्फॉर्मेशन के साथ हमें वो प्रेसी को लिखना है। तो हमने देखा कि जो डूज़ है और डोंट्स है प्रेसी राइटिंग का कितना क्लियर है, और इस तरह से हमने कॉम्प्रिहेंशन को भी देखा कि कॉम्प्रिहेंशन में जो टिप्स मैंने बताया उसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल ही आसान लगेंगे। अभी कुछ समय पहले तक मुझे लगता था कि मैंने देखा है कि बच्चे अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, और आपके क्वेश्चन में आता है या कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है या फिर प्रेसी राइटिंग होता है, and your friends or your जो seniors, they tried to avoid, but they had to do one question. Now I think after seeing this class, after watching this class, you want to attempt both of them. आपको दोनों आसान लगेगा, और आप अगर जो रूल्स मैंने बताया उससे स्टिक्ट रहेंगे तो आपको दोनों बहुत ही आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, एंड यू 4 मार्क्स आर फॉर श्योर इन दिस 2 क्वेश्चंस। तो कीप राइटिंग, और मिलते हैं अगले क्लास में। आपको कुछ और भी राइटिंग टिप्स मैं दूंगी। अभी बहुत सारे राइटिंग सेक्शन में चीज़ें बाकी हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, तो उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।